Greetings for the day, dear students. This is my third lecture on the topic amino acids, peptides, proteins and nucleic acids. और इसमें मैं आपको आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट या समविभव बिंदु और इलेक्ट्रोफोरेसिस या वैद्युत कण संचालन के बारे में आपको कुछ जानकारी दूंगी। सबसे पहले हम लेते हैं समविभव बिंदु या आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। हम जानते हैं कि यदि आयनिक विलयन पर किसी आयनिक सॉल्यूशन पर विद्युत विभव लगाया जाए, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल लगाया जाए, तो विलयन के जो कैटायंस हैं वो कैथोड की ओर और एनायंस एनोड की ओर गमन करते हैं। ऋणायन एनोड की ओर जाते हैं और धनायन कैथोड की ओर जाते हैं, जबकि उदासीन अणु किसी भी इलेक्ट्रोड की ओर नहीं जाते, माइग्रेट नहीं करते। यदि किसी अमीनो एसिड के विलयन को इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा जाए, विद्युत क्षेत्र में रखा जाए, तो कौन से आयन किस इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे, यह इस बात पर निर्भर करता है कि विलयन एसिडिक है अथवा क्षारीय है। इक्वेशन अगले नेक्स्ट पेज पर दी गई इक्वेशन 6 के अनुसार यदि विलयन 7 के अनुसार यदि विलयन स्ट्रॉन्ग एसिडिक है तो उसमें अमीनो एसिड के अणु मुख्यतः कैटायन के रूप में ही होंगे, जैसा हम इस इक्वेशन में देख रहे हैं। और यदि जो सॉल्यूशन है वो एल्कलाइन है, यदि विलयन क्षारीय है तो अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल प्रमुख रूप से एनायन के रूप में होंगे, जैसा इस नीचे दी गई इक्वेशन में आप देख रहे हैं। अतः यदि अमीनो एसिड का स्ट्रॉन्ग एसिडिक विलयन लेकर उस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगाया जाए तो उसमें मुख्यतः कैटायन रूप में होने के कारण अमीनो एसिड के अणु केवल कैथोड की ओर माइग्रेट करेंगे, जैसा कि हम इस चित्र में देख रहे हैं कि जो अमीनो एसिड का कैटायन है वो कैथोड की ओर मूव कर रहा है और अमीनो एसिड का जो विलयन है वो अम्लीय है। इसके विपरीत यदि अमीनो एसिड का स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन सॉल्यूशन लेकर उस पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल लगाया जाए तो अमीनो एसिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं मुख्यतः मेनली किस रूप में होंगे, एनायन के या ऋणायन के रूप में होने के कारण एनोड की ओर माइग्रेट करेंगे, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि अमीनो एसिड का एनायन एनोड की ओर मूव या माइग्रेट कर रहा है और अमीनो एसिड का विलयन कैसा है, एल्केलाइन है। यदि सॉल्यूशन में धनायन और ऋणायन अर्थात कैटायन और एनायन की सांद्रता बिल्कुल बराबर हो तो आयनों का इलेक्ट्रोड की ओर बिल्कुल भी माइग्रेशन नहीं होता या गमन नहीं होता। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होता है कि एक अणु जितना समय कैटायन के रूप में रहता है उतने ही समय के लिए वह एनायन के रूप में रहता है, अर्थात धनायन रूप में वह कैथोड की ओर गमन करते हुए जितनी दूरी तय करेगा, एनायन के रूप में वह उतनी ही दूरी पीछे की ओर अर्थात एनोड की ओर माइग्रेट कर जाएगा। इस प्रकार कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि आयनों का इलेक्ट्रोड की ओर अभिगमन या माइग्रेशन 0 हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि अम्लता या क्षारकता का वह बिंदु अर्थात विलयन का वह हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन या पीएच जिस पर कोई अमीनो एसिड इलेक्ट्रिकल फील्ड में इलेक्ट्रोड्स की ओर गमन न करता हो, माइग्रेट न करता हो, अर्थात इलेक्ट्रिकल फील्ड से प्रभावित न होता हो, उसको हम समविभव बिंदु या आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। सभी अमीनो एसिड्स का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट समान नहीं होता। किसी अमीनो एसिड के आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का पीएच अणु की संरचना पर निर्भर करता है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, इट डिपेंड्स ऑन दैट। उदाहरण के लिए मोनो अमीनो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जिन्हें कि उदासीन अमीनो एसिड या न्यूट्रल अमीनो एसिड के रूप में क्लासिफाई करते हैं, वस्तुतः पूर्ण उदासीन नहीं होते। इनके जो सूत्र होते हैं, इनके जो फॉर्मूला होते हैं, उसमें NH2 NH3 समूह का अम्लीय गुण तथा COO- समूह के क्षारीय गुण से अधिक होता है। उदाहरण के लिए ग्लाइसिन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसके लिए Ka का मान तथा Kb का मान जो है वो इस प्रकार से है, और यदि इसका जलीय विलयन लिया जाए तो उसमें नीचे दी गई रिएक्शन के कारण जो ऋणायन सेकेंड है उसकी थोड़ी सी अधिकता हो जाती है। इसमें थोड़ा सा एसिड डाल दिया जाए तो ये सामने जो है जो इक्विलिब्रियम है वो लेफ्ट हैंड साइड की ओर खिसक जाएगा, जिसमें जो एनायन सेकेंड है उसकी बढ़ी हुई सांद्रता संतुलित हो जाती है। अतः ऐसे न्यूट्रल अमीनो एसिड्स के आइसोइलेक्ट्रिक
पॉइंट का मान 7 से कुछ क्या होगा, कम होगा। तो ग्लाइसिन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 6.1 pH पर होता है। अमीनो एसिड्स के आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स के मान और भी कम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3 होता है, अतः एस्पार्टिक एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 2.8 होता है। इसके विपरीत क्षारीय अमीनो एसिड्स के या एल्केलाइन अमीनो एसिड्स के आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स के मान काफ़ी हाई होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10 होते हैं, अतः ग्लाइसिन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट pH 9.7 पर होता है। अब हम पढ़ेंगे वैद्युतकर्ण संचलन या इलेक्ट्रोफोरेसिस। यहाँ पर एक बात और याद रखने की है कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर अमीनो एसिड्स की जो विलयता होती है, जो उसकी सॉल्युबिलिटी होती है, वो मिनिमम होती है, न्यूनतम होती है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर अमीनो एसिड्स के कम विलयशील द्विध्रुवीय आयन है, लेस सॉल्युबल ज्विटर आयन्स की सांद्रता अधिकतम होती है, अतः विलयता क्या होगी, न्यूनतम होगी, सॉल्युबिलिटी मिनिमम होगी। जबकि विलयन को अम्लीय या क्षारीय एसिडिक और एल्कलाइन करने पर अमीनो एसिड अधिक विलयशील कैटायन अथवा एनायन के रूप में होते हैं। अतः जब इनकी विलयता बढ़ जाती है, इनके इसी गुण के कारण इनमें इलेक्ट्रोफोरेसिस या वैद्युतकर्ण संचलन के द्वारा विभिन्न अमीनो एसिड्स को पृथक किया जा सकता है। इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि पेपर वैद्युतकर्ण संचलन द्वारा अमीनो एसिड्स का हम सेपरेशन कर रहे हैं। इसमें हमने बफर में भीगा हुआ फिल्टर पेपर लिया है और कैथोड और एनोड, कैथोड दिखाया गया है, और अमीनो एसिड्स के विलयन से जो बने मिश्रण के बन से जो स्पॉट बनता है वो इसमें प्रदर्शित हो रहा है। और पहले तो हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगने से पूर्व क्या स्थिति है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगने के पश्चात क्या हो जाता है, जो विभिन्न अमीनो एसिड्स हैं वो पृथक पृथक सेपरेट बैंड्स बना लेते हैं। अब इस डायग्राम में अमीनो एसिड्स आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से कम या अधिक pH पर आयनिक फॉर्म में रहते हैं। इस बिंदु से अधिक pH पर इनके एनायंस और कम pH पर कैटायन रूप पाए जाते हैं। अमीनो एसिड के मिश्रण के विलयन को आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के अतिरिक्त किसी अन्य pH पर विद्युत धारा के इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करने से अमीनो एसिड किसी इलेक्ट्रोड की ओर चलने लगते हैं। यदि फिल्टर पेपर की पट्टी पर अमीनो एसिड के मिश्रण की एक बूंद रखकर फिल्टर पेपर के दोनों ओर के सिरों को ज्ञात pH वाले या नॉन pH वाले बफर विलयन में डुबा देते हैं, इसी विलयन में इलेक्ट्रोड भी डूबे रहते हैं। तो जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो विभिन्न अमीनो एसिड इलेक्ट्रोड्स की ओर अलग अलग वेग से, अलग अलग वेलोसिटी से गति करने लगते हैं, जिससे कि वे पृथक हो जाते हैं या सेपरेट हो जाते हैं, और हम इनको अलग अलग कलेक्ट कर लेते हैं, एकत्रित कर लेते हैं। अब हम देखेंगे द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड्स या अमीनो एसिड्स के रासायनिक गुण। अमीनो एसिड्स में एक अमीनो समूह है और एक कार्बोक्सिलिक समूह है, अतः इसमें कुल मिलाकर 3 प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, जिनको हम संक्षिप्त में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लेंगे अमीनो समूह की अभिक्रियाएं, द रिएक्शंस ड्यू टू अमीनो ग्रुप। क्षारीय अमीनो ग्रुप या एल्कलाइन अमीनो ग्रुप के कारण ये प्रबल अकार्बनिक स्ट्रॉन्ग इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स के एसिड्स के साथ सॉल्ट बना दें। फॉर एग्जांपल ग्लाइसिन HCl से रिएक्शन करके ग्लाइसिन हाइड्रोक्लोराइड बनाती है। एसिटाइल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ये एसिटाइल डेरिवेटिव बनाते हैं। फॉर एग्जांपल एलेनिन एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके एसिटाइल एलेनिन बनाती है। नाइट्रस एसिड के साथ क्रिया करके अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स का निर्माण करते हैं, अतः यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स का निर्माण हो रहा है, किसके साथ, नाइट्रस एसिड के साथ क्रिया करके। क्लोरोफॉर्म व एल्कोहल्स एल्कोहलिक KOH के साथ ये कार्बेलामाइन रिएक्शन देते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें नीचे क्लोरोफॉर्म और एल्कलाइन KOH के साथ आइसोसाइनाइड बन रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, आइसोसाइनाइड कार्बेलामाइन रिएक्शन। जो न्यूट्रल अमीनो एसिड फॉर्मल्डिहाइड के साथ कंडेंस होकर मेथिलीन डेरिवेटिव बनाते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं किस प्रकार से एक मेथिलीन अमीनो एसिड हमने बना लिया है। HI के साथ गर्म करने पर इसमें अमीनो समूह निकल जाता है और
कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि प्रोपियोनिक एसिड हमको प्राप्त हो रहा है और इसमें से अमीनो समूह निकल गया है। सेकेंड प्रकार की जो रिएक्शंस हैं वो कार्बोनिल समूह की रिएक्शंस हैं, रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। अमीनो एसिडिक कार्बोक्सिलिक समूह के कारण ये किसके साथ क्रिया करेंगे, ये क्षारों के साथ क्रिया करके सॉल्ट बनाते हैं। उदाहरण के लिए NaOH के साथ क्रिया करके सोडियम सॉल्ट प्राप्त हो रहा है। PCl5 के साथ क्रिया करके एसिड क्लोराइड डेरिवेटिव्स बनते हैं। HCl की उपस्थिति में एसिड क्लोराइड डेरिवेटिव का सॉल्ट बन जाता है, जैसा हम नीचे वाली रिएक्शन में देख रहे हैं कि इसका क्लोराइड सॉल्ट बन गया है। ड्राई HCl की उपस्थिति में ये अल्कोहल के साथ क्रिया करके एस्टर हाइड्रोक्लोराइड बनाते हैं और ड्राई डिस्टिलेशन करने पर, शुष्क आसवन करने पर अथवा बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर इनका कार्बोक्सिलीकरण हो जाता है और अमीन्स प्राप्त होते हैं। जैसा कि हम इस रिएक्शन में देख रहे हैं कि हमको मिथाइल अमीन प्राप्त हो रहा है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिड्यूस करने पर ये अमीनो अल्कोहल्स का निर्माण करते हैं। जैसा नीचे रिएक्शन में हमने देखा कि 2 अमीनो प्रोपेनॉल 1 प्राप्त हो रहा है। थर्ड टाइप की जो रिएक्शन है वो अमीनो और कार्बोक्सिलिक दोनों ग्रुप्स की कंबाइंड रिएक्शन होती है, संयुक्त अभिक्रियाएं होती हैं। इसमें सबसे पहली रिएक्शन है कि विभिन्न प्रकार के अमीनो एसिड हीट देने पर भिन्न भिन्न प्रकार से प्रभावित होते हैं। अतः अल्फा अमीनो एसिड्स को यदि गर्म किया जाए तो चक्रीय एनहाइड्राइड, साइक्लिक एनहाइड्राइड डाइकीटोपाइपराजीन बनता है और जल का एक अणु निकल जाता है, जैसा इस रिएक्शन में दर्शाया गया है। बीटा अमीनो एसिड्स को गर्म करने पर अनसेचुरेटेड एसिड बनते हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर हमने 3 अमीनो प्रोपियोनिक एसिड को जब हीट किया है तो अनसेचुरेटेड एसिड एक्रेलिक एसिड प्राप्त हो रहा है। गामा अमीनो एसिड्स गर्म करने पर इंटरनल एनहाइड्राइड लैक्टम बनाते हैं। फॉर एग्जांपल 4 अमीनो ब्यूटायरिक एसिड जो कि एक गामा अमीनो एसिड है, इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप और NH2 एक दूसरे से गामा स्थिति पर है। इसको हीट करने पर गामा ब्यूटायरोलैक्टम प्राप्त हो रहा है और जो डेल्टा अमीनो एसिड तथा अन्य लंबी श्रृंखला वाले अमीनो एसिड भी गामा अमीनो एसिड्स की भांति व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि अमीनो एसिड्स भारी धातु आयनों के साथ, हेवी मेटल आयन के साथ कीलेट संकुल बनाते हैं, कीलेट कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। उदाहरण के लिए ग्लाइसिन जलीय विलयन में कॉपर ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर कीलेट संकुल के गहरे नीले सुई के आकार के क्रिस्टल बनते हैं, जैसा कि इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि हमको एक कीलेट कॉम्प्लेक्स प्राप्त हो रहा है। तो ये तो था कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में अमीनो एसिड्स की। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।